गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो हर रोज की तरह आज भी हम लोग जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज सोर्स है जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब से जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज उस महान शख्सियत को थोड़ा याद करते हैं जिनको कहा जाता है मराठों का बादशाह नहीं, जिनको कहा जाता है स्वराज का बादशाह नहीं, जो है हिंदुस्तान के बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके रहते किसी भी मुगलिया हुकूमत की ताकत नहीं थी कि उनके सामने खड़े हो जाए, और औरंगजेब को इसके पतन के मार्ग पे ले जाने वाले भी छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आगे इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के सभी करंट अफेयर्स का न्यूज देख लेते हैं कि क्या सब न्यूज है। तो पहला न्यूज है, ज्ञानेश कुमार बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कतर के अमीर जो है भारत यात्रा पे आए हैं, 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। ओमान में आयोजित हुआ है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इसरो ने डेवलप किया है सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर। भारत और इंडोनेशिया के बीच होगा एक्सरसाइज कोमोडो। भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और जापान के बीच होगा एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने जीसीसी जो है पॉलिसी लॉन्च किया है। शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा अभियान लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। आगे है ताज महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। ग्लोबल टूरिज्म रेसिलेंस डे के बारे में देखेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये 2-4 न्यूज जो है आपके रिवीजन के लिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। डीआरडीओ ने शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बनाया, शक्ति नाम से। नेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, रिवीजन क्वेश्चन है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 96वां स्थान मिला है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए न्यूज को हम लोग जो है डिटेल्स में देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार जो है ये कार्यरत थे, यही रिटायर कर दिया। ज्ञानेश कुमार जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं इस न्यूज को। तो ज्ञानेश कुमार हमारे बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग में ये त्रिसदस्यीय समिति है। ठीक है, 3 सदस्य रहते हैं जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जी ऑलरेडी जो है चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ऑलरेडी ये चुनाव आयुक्त थे और इनका काफी ज्यादा योगदान है। 370 जो धारा हटा है उसका सारा मसौदा तैयार इन्होंने ही किया था। दूसरा, राम मंदिर से रिलेटेड जितना फाइल्स था, जितना एविडेंस था, सबको संभालने की जिम्मेदारी भी ज्ञानेश कुमार जी के पास ही थी। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2023 में नया कानून आया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिलेक्शन के लिए, उसके आधार पे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल होगा ये शुरू होगा 19 फरवरी से। ठीक है, 19 फरवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा और 26 जनवरी 2029 तक जो है इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, ये जो है देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले आप कहिएगा कि और 2 चुनाव आयुक्त कौन है? पहला तो ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए थे, इनका पद रिक्त हो गया, तो इनके स्थान पे नियुक्त किया गया है विवेक जोशी को। ठीक है, किनको? विवेक जोशी को। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, विवेक जोशी जी जो हैं अभी चुनाव आयुक्त हैं। और जो तीसरे जो हैं ही पहले से ही, ये है सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जान लिए हम लोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और इनके साथ इनको असिस्ट करने के लिए है सुखबीर सिंह संधू और इधर विवेक जोशी। राजीव कुमार जी का रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग से रिलेटेड जो पावर्स है वो है अनुच्छेद 324 में ये सारा चीज दिया गया है।
ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के पावर से संबंधित, गठन से संबंधित सारी बातें दी हुई है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है, ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। अब ये जो नया लॉ की बात हम लोगों की है, नए कानून की बात की है, ठीक है, तो 2023 से पहले क्या सिस्टम था, तो जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी की नियुक्ति होनी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये एक समिति द्वारा ये चुना जाता था। समिति में कौन रहते थे, तो ऑफकोर्स प्रधानमंत्री होंगे, इनके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे और विपक्ष के नेता होते थे। ठीक है, विपक्ष के नेता अभी कौन है, तो राहुल गांधी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता, ये तीनों चुनते थे। लेकिन 2023 में जो नया कानून आया है, तो 2023 के बाद क्या है, तो इसको चुना जाएगा जिस समिति में, उस समिति में होंगे पीएम। ठीक है, और पीएम की अपना एक कैबिनेट मिनिस्टर चुनेंगे। ठीक है, एक यूनियन मिनिस्टर को चुनेंगे, वो होंगे, और विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, विपक्ष के नेता होंगे। तो 3 सदस्य जो है ये कमेटी है। और अब कहिएगा कि ये अपने मन से नाम लेते हैं, नहीं, इनको नाम भेजा जाता है एक सर्च कमेटी के द्वारा। ठीक है, सर्च कमेटी के द्वारा इनको नाम भेजा गया, उस नामों पर जो है ये कमेटी विचार करती है। तो अब राहुल गांधी का ये कहना है कि नहीं, इसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिए हैं, आपका हर डिसीजन बायस्ड हो जाएगा, आपके पक्ष में चला जाएगा, तो इस कारण से उसने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और 19 फरवरी को इसका डिसीजन आना है कि क्या प्रधानमंत्री जी द्वारा, मौजूदा सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया वो वैलिड है या नहीं है, उस पे जो है डिसीजन आ जाएगा। तो इसलिए 19 फरवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो ज्ञानेश कुमार भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त बन गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, हाल ही में किस देश के आमिर अपनी भारत यात्रा पर आए हैं, तो हाल ही में जो है किस देश के आमिर आए हैं, तो कतर के। ठीक है, कतर के अमीर जो है अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं। और आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी, वैसे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी किसी रिप्रेजेंटेटिव को न भेज करके खुद गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो काफी चर्चाएं चली थी कि कतर के अमीर के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो अपना कनेक्शन होता है वो पर्सनलाइज्ड कर लेते हैं हर चीज को। डोनाल्ड ट्रंप के पास भी जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है प्रधानमंत्री जी का चेयर खींचते हैं। तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे चर्चित, प्रसिद्ध और शक्तिशाली नेता हैं। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वही लोग होंगे जिनको आंख होते हुए भी हिमालय नहीं दिखाई देता, वही लोग जो है प्रधानमंत्री जी की ताकत को कम आंकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कतर के जो अमीर हैं, कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ठीक है, ये जो है ये कतर के अमीर है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ठीक है, कतर की जो राजधानी है, कतर राजधानी है यहाँ की दोहा। ठीक है, यहाँ जो है करेंसी जो चलता है वो कतरी रियाल चलता है। ठीक है, तो दो दिवसीय यात्रा पे आए हैं। और अभी जो है मे भी रात में जो है प्रेसिडेंट साहिबा के पास जो है इनका डिनर वगैरह होगा, और फिर जो है जो भी बायलेटरल टॉक्स है उसके बाद ये अपने देश रवाना हो जाएंगे। तो कतर के साथ भारत का काफी अच्छे संबंध थे। और रिसेंट न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि फांसी की जो सजा दी गई थी, तो भारत सरकार की तरफ से पर्सनली अप्रोच किया गया था और उसमें भी काफी रियायतें दी गई, उन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला है, हाल ही में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया है। ठीक है, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है रिसेंटली ओमान में। ठीक है, ओमान में किया गया है। चलिए इस न्यूज को थोड़ा सा और देखते हैं, ओमान में किया गया है। और ओमान में भाग लिए हैं कौन, हमारे एस जयशंकर साहब। ठीक है, एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर साहब कौन है, तो हमारे माननीय विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। और अब तक के सबसे सफल विदेश मंत्री कह सकते हैं। भारत की जो साख पूरी दुनिया में अभी विस्तारित है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे विदेश मंत्री साहब का है, एस जयशंकर साहब का है। ठीक है, एस जयशंकर साहब।
ठीक है, चलिए कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हर साल जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में जो सागरीय क्षेत्र है इंडियन ओशियन का, उसमें जितने भी देश हैं उन सब के ग्रोथ के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और अभी जो है इस आयोजन के बाद एस जयशंकर साहब जो है ओमान के विदेश सचिव से, विदेश मंत्री से जो है बायलैटरल टॉक करेंगे, ठीक है। साथ में एक बुक भी लॉन्च किया जाएगा, बुक का नाम है मंडी टू मस्कट, मंडी टू मस्कट नाम का बुक लॉन्च किया गया। इसके बाद जो भारत और ओमान के का जो 70 साल का रिश्ता है, ठीक है, 70 साल का जो रिश्ता हो गया है, ठीक है, तो उस रिश्ते को के याद में, उस रिश्ते के सम्मान में जो है एक नया लोगो जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। बुक भी लॉन्च किया गया मंडी टू मस्कट। ओमान के विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, ठीक है। भारत का जो अपना ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा से वर्तमान मौजूदा सरकार में, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर सागरीय क्षेत्र की बात करें तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, नाम है उस ऑब्जेक्टिव का सागर। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, सागर, ठीक है। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन, ठीक है। चलिए ओमान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओमान का जो कैपिटल है कहाँ पे है? मस्कट, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए, एस जयशंकर साहब जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे अटेंड किए हैं, ओमान में ये आयोजित किया गया, ओमान मस्कट में। एक बुक भी रिलीज हुआ मंडी टू मस्कट, नया लोगो भी रिलीज हुआ 70 साल के रिश्ते के ऑनर में, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है कौन सा, ये अभी हाल ही में किस देश के साथ हमारे संबंधों को सम्मान देने के लिए नया लोगो रिलीज किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था द्वारा सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर तैयार किया गया है, ठीक है। किस संस्था द्वारा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर तैयार किया गया है, ठीक है, प्रोपेलेंट मिक्सचर तैयार किया गया है। नासा, इसरो, जैक्सा, रॉसकॉस्मोस। तो जानते ही हैं इसरो के द्वारा जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर तैयार किया गया है। तो प्रोपेलेंट मिक्सचर क्या होता है? तो ये रॉकेट में फ्यूलिंग से संबंधित जो है मशीनरी है, ठीक है। जितने भी सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं, सॉलिड रॉकेट्स हैं, उसमें जो सॉलिड फ्यूल भरा जाता है उसको मिक्स करना पड़ता है, और उसी का इसरो ने जो है डेवलप किया है कि जो लंबी यात्राएं पे जो जाते हैं रॉकेट, उसमें 10 टन तक का जो है प्रोपेलेंट मिक्स किया सके, ठीक है। तो ये भारत का जो स्पेस के फील्ड में आत्मनिर्भरता है, ठीक है, उसको दिखाता है। भारत का स्पेस के फील्ड में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, ठीक है। इसरो की बात करें, इसरो क्या फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन है अभी इसके मुखिया? तो वी नारायण, ठीक है, नए मुखिया है वी नारायण, ठीक है। इस इंजन को जो डेवलप किया गया है, वो डेवलप किया गया जो मेन 2-3 इंस्टीट्यूट मिलके काम किया है, लेकिन जो मेन जो लीडर एजेंसी है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये तैयार किया गया। तो याद रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सचर किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो वो है हमारा इसरो का। इसरो का चेयरमैन कौन है? श्री वी नारायण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कोमोडो करने वाला है, ठीक है। नाम याद रहेगा, कोमोडो किसके साथ करने वाला है? तो कोमोडो करने वाला है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। किसके साथ करने वाला है? कोमोडो करने वाला है इंडिया के साथ, ठीक है। इंडोनेशिया इस बार का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, और आपको याद रखना पड़ेगा इंडोनेशिया का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है 3-4 महीने में काफी बार इससे रिलेटेड न्यूज आ चुकी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ क्या करने वाला है? कोमोडो।
ये करने के लिए इंडियन नेवी जो है जा चुकी है इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, एक्सरसाइज कोमोडो किस किस देश का है ये? इंडिया प्लस इंडोनेशिया। ठीक है, इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, कहां पे होने वाला है? बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडियन नेवी के तरफ से क्या गया है? INS शार्दुल नाम का जो है कैरियर गया हुआ है और प्लस P-8I हेलीकॉप्टर जो है इसमें गया हुआ है। ठीक है, P-8I हेलीकॉप्टर इसमें गया हुआ है। ठीक है, आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए एक्सरसाइज कोमोडो, क्योंकि अभी रिसेंट जो रिपब्लिक डे हुआ है, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में जो हाल में रिपब्लिक डे हुआ है, रिपब्लिक डे 2025 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो ये थे कौन? प्रोवोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रोवोवो सुबियांतो। ठीक है, चलिए अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? ठीक है, तो ये एडिशन है, 6ठा एडिशन होगा धर्म गार्जियन का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डीपली इसको न्यूज को देख लेते हैं। तो धर्म गार्जियन हमेशा याद रखिएगा, भारत धर्म गार्जियन नाम से जो युद्धाभ्यास का, धर्म के नाम से तो आपको याद ही होगा भारत, और भारत के साथ साथ एक ही देश ऐसा है जिसकी ईमानदारी, जिसका धर्म, जिसकी नैतिकता जो है उदाहरण योग्य है, और वो है जापान। ठीक है, भारत और जापान के साथ जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, कहां पे होगा ये? तो माउंट फूजी में इसका आयोजन किया जाना बाकी है। ठीक है, माउंट फूजी में ये आयोजित किया जाएगा। कहां पे? माउंट फूजी में इसका आयोजन होगा। माउंट फूजी कहां पे? तो ये कहां पे पड़ता है? तो जापान में। जापान में टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में जो है ये पर्वत पड़ता है, माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा पीक यहीं स्थित है। ठीक है, और जो धार्मिक, जो काफी महत्वपूर्ण है, पवित्र स्थान जिसको माना जाता है, तो 3 पवित्र पर्वतों में एक है जापान का। ठीक है, यहीं पे जो है धर्म गार्जियन होगा। धर्म गार्जियन का याद रहेगा जापान के। भारत किस देश के साथ धर्म गार्जियन करने वाला है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो जापान के साथ करने वाला है। इसके अलावा भारत जो है और भी एक्सरसाइज करता है, जैसे जीमैक्स नाम से जापान के साथ एक्सरसाइज करता है। ये नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद एक मित्रा करके करता है। ठीक है, मित्रा, शून्यो मित्रा, ये क्या है? ये है उसका एयरफोर्स का एक्सरसाइज। एयरफोर्स का एक्सरसाइज। तो जीमैक्स याद रखना है, धर्म गार्जियन याद रखना है, किस देश के साथ है? जापान के साथ है। कौन सा एडिशन है? तो ये 6th एडिशन है। ठीक है, 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में आयोजित होने वाला काशी तमिल संगम किस ऋषि के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है? तो काशी तमिल संगम तो जानते ही हैं, यानी कि 2 कल्चर जहां एक होगा, साउथ का। ठीक है, साउथ का कल्चर जो है काशी में दिखाएगा किस तरह से 2 कल्चर को एक किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव किसका है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत जो है जुड़ा हुआ रहे, एक बन के रहे, एकता रहे, और उसी उद्देश्य से जो है, उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के इस बार काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन सा एडिशन है काशी तमिल संगम का? तो पहले ये जान लीजिए, हाल ही में आयोजित काशी किस ऋषि के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है? तो ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि।
ठीक है, अगस्त ऋषि या अगस्त्यार ऋषि भी इनको कहा जाता है। याद रहेगा कौन से ऋषि हैं, ऋषि अगस्त हैं। ठीक है, काशी तमिल संगमम। ठीक है, क्या नाम है इस आयोजन का, काशी तमिल संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम। ठीक है, कहां पे आयोजन हुआ है, नमो घाट वाराणसी। नमो घाट वाराणसी, यहां पे इसका जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये, तीसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरी बार 2022 से शुरू हुआ, ये तीसरा संस्करण है। मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, क्योंकि ये है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, इसलिए जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है इसमें उद्घाटन किए इस चीज का। उनके साथ साथ जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मौजूद थे। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, किस ऋषि के सम्मान में, तो ऋषि अगस्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्राचीन काल में काफी ज्यादा जो है ऋषि मुनि का आप लोग नाम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें नाम जिक्र आता है। ठीक है, ऋषि अगस्त है, विश्वामित्र है, वाल्मीकि है, काफी सारे ऋषि मुनि हैं। तो ऋषि अगस्त जो है काफी इंपॉर्टेंट, आप रामायण पढ़िएगा तो उसमें एक कथा भी आता है कि जब भगवान राम गए थे रावण को मारने के लिए, तो चूंकि राक्षस जो है विचित्र माया सब रचता है, विचित्र खेल दिखाता है। जैसे आज के जमाने में जो है कई सारे नेता, कई ज्यादा जो सेलिब्रिटी हैं वो इन मीडिया को इन्फ्लुएंस करके, टेलीविजन को इन्फ्लुएंस करके आपको जो है मायाजाल रचते हैं। उसी तरह से उस टाइम में भी राक्षस सब जो है मायाजाल रचते थे। और ऋषि अगस्त ने उनको क्या दिया था, तो आदित्य हृदय स्रोत दिया था, आदित्य हृदय स्रोत दिया था। ठीक है, आदित्य हृदय स्रोत दिया था, ये श्लोक दिया था, उनको पूरा सिखाया था ताकि वो माया जाल से सुरक्षित रख सके। लेकिन आज के टाइम में जो इस टाइप का तो कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ अपने एम पे फोकस रखिए कि आप क्या करने के लिए कहां पे हैं, आपका क्या कर्तव्य है। क्या आपको YouTube पे दिखाई देता है, Instagram पे दिखाई देता है, न्यूज में दिखाई देता है, वो न्यूज की बहुत सारी बातें इन्फ्लुएंस्ड रहती है, प्रभावित रहती है। लोग अपना अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जो है अब न्यूज में आते हैं। तो इस कारण से अपने एम पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ऋषि अगस्त ने क्या दिया था, आदित्य हृदय स्रोत दिया था। ठीक है, ताकि वो मायाजाल से, राक्षसों के मायाजाल से सुरक्षित रह सके। तो ऋषि अगस्त का नाम एक और चीज के लिए जुड़ता है, वो है नेशनल सिद्धा डे। नेशनल सिद्धा डे, सिद्धा डे। ठीक है, नेशनल सिद्धा डे मनाया जाता है 17 जनवरी को। और सिद्धा क्या है, तो प्राचीन काल में आयुर्वेद से जुड़ी हुई ही एक जो है मेडिसिन की पद्धति है सिद्धा, जिसमें फिजिकल जो मेंटल है, स्पिरिचुअल है, इन सब चीजों को एक करके पेशेंट का इलाज किया जाता था। तो ये सिद्धा है, और इस सिद्धा प्रणाली को भी लाने वाले, इस टेक्निक को भी लाने वाले ऋषि अगस्त ही थे। ठीक है, तो याद रहेगा काशी तमिल संगमम इस बार का जो है 2025 का किनकी याद में आयोजित किया जा रहा है, तो ऋषि अगस्त के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। इनका काशी से भी बहुत अच्छा संबंध था और साउथ से भी बहुत अच्छा संबंध था, तो दोनों कल्चर्स को एक करने के लिए जो है इन्हीं के सम्मान में इस बार आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीसीसी पॉलिसी लागू की है। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसने जो है क्या किया है, जीसीसी पॉलिसी लागू किया है। जीसीसी पॉलिसी में क्या होता है, तो ग्लोबल कंपैटिबिलिटी ये पॉलिसी है, जीसीसी पॉलिसी। ठीक है, मेनली क्या है, तो जो भी टायर 2 शहर है, टायर 2 शहर है, ठीक है, टायर 2 शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, जॉब्स, इस सब के डेवलपमेंट के लिए जो है जीसीसी पॉलिसी को अपनाया जाता है। टायर 2 शहर कौन सा हो गया, आपको ये टायर शहर कौन सा हो गया, तो टायर 2 शहर का वो होता है जहां की जनसंख्या जो है 1 मिलियन से 4 मिलियन के बीच रहती है। 4 मिलियन से ज्यादा हो गया तो मेट्रोपॉलिटन शहर से टायर 3 शहर हो गया। ठीक है, और टायर 1 शहर हो गया। तो टायर 2 शहर कौन सा है, 1 से 4 मिलियन के बीच जहां की जनसंख्या होगी, टायर 2 शहर हो गया। तो वहां पे जॉब्स के क्रिएशन के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जीसीसी पॉलिसी लाया। इस पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा, तो लगभग जो है 38,000 डायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
ठीक है, और इनडायरेक्टली जो है लाखों जॉब्स जो है वहां पे क्रिएट होंगे। तो मेनली जो है वहां के इंडस्ट्री को, शहर को डेवलप करने के लिए जो है जीसीसी पॉलिसी लाया गया है, ताकि लोग वहां आए, इन्वेस्टमेंट करे, अपने अपना जो है ग्रोथ करे, अपने बिजनेस को लगाए, लोगों को रोजगार दे। ठीक है, तो याद रहेगा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है अभी इस टाइम में? तो मोहन यादव। ठीक है, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब जो है मोहन यादव जी हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंड रिकॉर्ड सर्वे के लिए नक्शा अभियान शुरू किया है? ठीक है, क्या है? नक्शा अभियान। नक्शा ये शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये नक्शा अभियान शुरू किया गया है। क्या है ये नक्शा अभियान? तो नक्शा क्या है? तो मेनली सबसे बड़ा विवाद का कारण भारत में और खासकर यूपी और बिहार के इलाके में जो है जमीन विवाद रहता है। ठीक है, मेरा इतना जमीन है, आपका इतना जमीन है, तो इसी में सारी विवाद चलती रहती है। तो इसके लिए सरकार ने जो है कदम उठाया है, नक्शा अभियान शुरू किया है। पहले भी इसी तरह का अभियान था, स्वामित्व वगैरह का अभियान चलता था, अभी भी चल रहा है। तो नक्शा अभियान में क्या होगा? तो ये होगा लैंड सर्वे होगा। ठीक है, लैंड सर्वे होगा, जिसमें एरियल सर्वे वगैरह भी शामिल होगा। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, मतलब दो लोगों के बीच जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। नक्शा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट्स। मेनली कहां के लिए है? तो अर्बन लैंड के लिए, शहरी जमीनों के लिए जो है ये लैंड सर्वे करवाया जाएगा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में किस डिपार्टमेंट से मंत्री है, कौन सा इनके पास डिपार्टमेंट है। ठीक है, ठीक, कहां से शुरू किए हैं? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश से इसका उद्घाटन किया गया, रायसेन मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो समझ गया नक्शा अभियान क्या है? तो अर्बन लैंड्स के सर्वे के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम्स है, जिससे डिस्प्यूट सेटल्स होगा, लैंड रिकॉर्ड जो है अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में शुरू किया गया ताज महोत्सव 2025 का थीम क्या था? तो ताज महोत्सव 2025 का थीम था संस्कृति एवं समृद्धि। ठीक है, संस्कृति एवं समृद्धि। हर साल जो है ताजमहल से रिलेटेड वहां पे कल्चर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल 10 दिन के लिए कल्चर फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, 10 दिवसीय ये कार्यक्रम चलता है। कई सारे जो है आर्टिस्ट आते हैं वहां पे, कई सारे फंक्शन वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि ताज को जो है प्रमोट किया जा सके, वहां के कल्चर्स को दिखाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे हर साल 17 फरवरी को आयोजित किया जाता है, 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में जो है टूरिस्ट यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और पर्यटन कैसा पर्यटन? तो समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। समावेशी पर्यटन का मतलब है कि लोग कहीं पे टूरिज्म एज ए टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे गंदगी करते हैं या कुछ दूसरे एक्टिविटी को अंजाम देते, तो वहाँ का इकोसिस्टम नहीं गड़बड़ होना चाहिए। और इसमें जो है पूरी दुनिया को यूपी से सीख लेना चाहिए, जो कुंभ का जो मैनेजमेंट है उनसे सीख लेना चाहिए। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है अभी तक स्नान करके जा चुके हैं, फिर भी जो है वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की साफ सफाई जो है काफ़ी हाई लेवल की है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का मैटर है कि किस तरह से जो है वहाँ का सारा व्यवस्था चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लगाया? तो ये जो है एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए इसमें डाला गया है। तो इसमें मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। मणिपुर में क्या हुआ है? तो एन बीरेन सिंह ने जो है वहाँ इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है? 356। अभी जो है गवर्नर है, गवर्नर कौन है वहाँ के? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है वहाँ के
गवर्नर है वही गवर्न करेंगे। ठीक है, जब तक वहाँ पे संवैधानिक जो संकट है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है अभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। चलिए अगला है, हाल ही में शक्ति माइक्रो प्रोसेसर डीआरडीओ तथा किस इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनाया गया है? तो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो है डीआरडीओ प्लस आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। तो जो कंप्यूटर्स वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे मेन कंप्यूटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, तो ये बनाया है डीआरडीओ और प्लस आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, मेनली क्या है, तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये चीज है। तो प्रोसेसर हम लोग को मंगाना पड़ता था पहले अमेरिका वगैरह से, हालांकि अभी भी मंगाना जाना है क्योंकि ये जनरल कंप्यूटिंग के लिए नहीं बना है। इस माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया जाएगा, शक्ति का, वो यूज किया जाएगा कहाँ पे? स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। ठीक है, स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जो है इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना है। इस कारण से अभी जनरल कंप्यूटर में होना बाकी है। तो भारत जो है काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफी ज्यादा अपडेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, कब जन्म हुआ था इनका? तो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इन्होंने स्त्रियों के शिक्षा के लिए, समानता के लिए जो काफी आवाजें उठाई और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी ये राज्यपाल? तो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है 2024 के अंतर्गत, ये 96 स्थान मिला है। ठीक है, क्या है ये रिपोर्ट? तो मेनली है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है। ठीक है, संस्था का नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्था कहाँ की है? तो बर्लिन जर्मनी की ये संस्था है। ठीक है, और हर साल जो है पूरे देश का अपना रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये कोई गवर्नमेंट से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, तो अपने आधार पे, अपने रिपोर्ट्स पे एनालाइज करती है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो उस आधार पे भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96 स्थान मिला है। सबसे अच्छा देश इसके नज़र में ये है डेनमार्क, जहां पे बिल्कुल करप्शन नहीं है। और सबसे खराब देश यानी कि 180वां रैंक जिस देश को मिला है वो है साउथ सूडान। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन है। तो भारत को 96 स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ की संस्था है? ये बर्लिन जर्मनी की संस्था है। ठीक है, तो ये आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो हम लोग देख लिया। इसका जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ना है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जो है लिंक दिया गया है, इसको वहां से आप ये कर सकते हैं, क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं फ्री में। तो आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।